नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपके सामने जो लेकर आया हूँ आज में वो आपकी संस्कृत है। और इससे पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ कि मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जिसमें से पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका साइकोलॉजी है और तीसरी आपकी संस्कृत है। तो 2 सब्जेक्ट में आपने क्लासेस देख ली हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं वह आपकी बात आज से किसकी कर रहे हैं? संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत में फ़िलहाल अभी आपका जो एग्ज़ाम 5 जुलाई को प्रस्तावित है या कह लीजिए होने वाला है, तो अभी जो हम संस्कृत में पढ़ेंगे वो सिर्फ हिंदी के लिए, यानी वो सिर्फ आपके लिए ज़रूरी होगा या कह लीजिए कंपलसरी होगा, वो सिर्फ CTET के लिए ही पढ़ेंगे। यानी जो यहाँ पर मैं आप लोगों को व्याकरण बताऊँगा तो वो व्याकरण ऐसी होगी जो आपके CTET एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो सिर्फ अभी हम लोग जो कवर करेंगे वो सिर्फ आपका CTET के पर्पज़ से ही सिलेबस को लेकर मैं चल रहा हूँ और उसी सिलेबस को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से मैंने आप लोगों को हिंदी में भी बताया है। हिंदी में भी जो हम कवर करके चल रहे हैं वो सिर्फ CTET के सिलेबस को ही हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें से हम लोग शिक्षण पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बहुत जल्द कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। इसी क्रम में आपकी साइकोलॉजी भी होगी। साइकोलॉजी में भी जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपके CTET के लिए ही इम्पोर्टेंट होंगे और उसी के लिए पढ़ेंगे। अभी आपको संपूर्ण मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ अभी जो आपको शुरुआत के कुछ वीडियोज आपको मिलेंगे 4-5, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको शिक्षा के बारे में और मनोविज्ञान के बारे में बताया है। उसके बाद हम जितने भी चैप्टरों को कवर करेंगे वो सारे के सारे चैप्टर आपके CTET के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आप देखोगे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह आपका संस्कृत है। तो संस्कृत में थोड़ी सी आप संस्कृत की शुरुआत के बारे में जान लीजिए कि संस्कृत की शुरुआत कैसे हुई और कैसे नहीं हुई। इसके बाद जो भी हम चैप्टर करेंगे या आगे हम चैप्टरों को लेकर चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ CTET के लिए ही अच्छा होगा और उसी के लिए आपके लिए है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि CTET का एग्ज़ाम 5 तारीख को आपका प्रस्तावित भी है, तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बिना समय को गंवाए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि आप हमारे फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो निरंतर मिलते रहें। और दोस्तों, अभी कुछ समय से कुछ समस्याएं थी जिसके कारण वीडियो आपको कंटिन्यू नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं संस्कृत शिक्षण की। हम लोग देखिएगा, यहाँ पर जो आपको सिलेबस मिलता है या कह लीजिए आपके सामने जो संस्कृत आपको मिलती है, तो जो संस्कृत होती है, संस्कृत अगर कुल देखा जाए तो संस्कृत कुल मिलाकर आपकी यहाँ पर आपको 30 नंबर की मिलने वाली है। यानी यहाँ पर जो संस्कृत आपको मिलने वाली है कितने नंबरों की? 30 नंबर की मिलने वाली है, जिसमें से आप जो देखोगे कि 30 नंबर में आपका शिक्षण के भी क्वेश्चन होते हैं और इसी के साथ साथ आपका जो गद्य होता है और पद्य होता है और इसी में आपके व्याकरण को समाहित कर दिया जाता है। यानी ये तीनों आपके मिलाकर 30 नंबर के होते हैं, जिसमें से 15 नंबर का आपका लगभग शिक्षण होता है और 15 नंबर में आपके गद्य, पद्य और व्याकरण को सम्मिलित कर दिया जाता है। व्याकरण के क्वेश्चन लगभग आपके 4 से 5 नंबर के आपको मिल सकते हैं। व्याकरण के जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो 4 से 5 नंबर के मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको गद्य और पद्य मिलता है वो 15 नंबर में, मैंने बताया ना कि 15 नंबर में आपके गद्य और पद्य भी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो आपका व्याकरण है, व्याकरण भी उसी के अंतर्गत आपका मान लिया जाता है। तो इन दोनों के बारे में आपने देखा। अब आइए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि आपकी जो संस्कृत है वो कितने नंबर की है और कितने नंबर की नहीं है। अब देखिएगा, अगर किसी भी विषय की शुरुआत होती है या कह लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत आपकी मानी जाती है, तो वह कहीं ना कहीं से आपके निकल कर शब्द बाहर आते हैं या कह लीजिए वो तथ्य बाहर निकल कर आते हैं।
तो इसी तरह से अगर मैं संस्कृत व्याकरण की बात करूं तो जो संस्कृत व्याकरण है यानी संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है वो आपकी दो प्रकार की मानी जाती है। यानी संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा आपकी मानी जाती है वह कितने प्रकार की मानी जाती है? दो प्रकार की संस्कृत व्याकरण की परंपरा आपकी मानी जाती है, यह कह लीजिए वो परंपरा आपकी समझी जाती है। एक चीज़ अगर मैं बात करूं कि जो आपकी संस्कृत है, अगर आप पहले के बारे में देखना चाहोगे तो जो संस्कृत की शुरुआत हुई थी वह वैदिक संस्कृत से हुई थी, यानी ये कह लीजिए कि वेदों से हुई थी। और उस संस्कृत के बाद जो संस्कृत का प्रारूप है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। वैदिक संस्कृत से आपकी लौकिक संस्कृत आई, यानी इस तरह से इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो यह जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं संस्कृत में, या ये कह लीजिए ये जो परिवर्तन हुए हैं वह समय और चक्र के अनुसार हुआ है। यानी कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उसी प्रकार से जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उसी तरह से व्याकरण में भी संशोधन होते हुए आपको मिले हैं। आज के समय में जो आप संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहे हो, अगर सीधे सीधे अर्थ देखा जाए तो जो सबसे शुद्ध आपको व्याकरण मिलती है वह महर्षि पाणिनि की ही व्याकरण आपको सबसे शुद्ध मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर मैं संस्कृत की बात करता हूँ तो संस्कृत आपकी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यानी जो संस्कृत की भाषा है वह आपकी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसी संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का निर्माण माना जाता है। यानी ये जो संस्कृत है अगर देखा जाएगा तो इसी संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ है। जितने भी आपके 4 वेद हैं, वो चाहे ऋग्वेद की आप बात करो या अथर्ववेद की बात करो या सामवेद की या यजुर्वेद की, अगर मैं चारों वेदों की बात करता हूँ तो चारों वेद जो आपके लिखे हुए हैं वह वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, यानी पुरानी संस्कृत में आपके लिखे गए हैं। तो इसीलिए उन वेदों को पढ़ना, यानी वेद के अंदर जो आपकी ऋचाएँ हैं, जिन जिन का वर्णन है, अगर आप ऋग्वेद को पढ़ते हो तो ऋग्वेद में आप देखते हो कि वहाँ पर भगवान इंद्र के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है और उसके साथ ही साथ उसमें ऋचाएँ आपकी समाहित की गई हैं। तो जब आप उनको कभी अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो आप देखते हो कि आपको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। यानी उन वेदों को आपको पढ़ने में क्या होती है? कठिनाई होती है। उसका कारण क्या है कि वो जो रचनाएं हुई हैं, यानी जो वेद आपके लिखे गए हैं वह आपके वैदिक काल के हैं। तो अगर एक लाइन की अगर मैं मांग करता हूँ तो यानी एक लाइन की जो शुरुआत यहाँ से होगी और वहाँ जाके आपकी लाइन ख़त्म होती है। तो यानी आप कह सकते हो कि एक शब्द को इतना लंबा कर दिया गया है कि उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बस थोड़ा सा आपको उसमें कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। अगर देखा जाएगा तो संस्कृत सबसे आसान विषयों में से एक है। यानी संस्कृत में अगर देखा जाएगा तो नंबर आपको 30 में 30 ही है। यानी अगर देखा जाएगा सीटेट में जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो हर एक सब्जेक्ट जो आपका है वह कितने नंबरों का है? 30 नंबर का है। लेकिन संस्कृत में आपको मेहनत कम करनी होती है और नंबर आपको लगभग पूरे मिल जाते हैं। संस्कृत और हिंदी एक ऐसे ये विषय हैं, 2 ऐसे विषय हैं जिसमें आप अपने आप में, यानी अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हो सपोज करिए, तो 8 घंटे में आप इन दोनों सब्जेक्टों को सिर्फ 1-1 घंटा दीजिए, यानी कुल मिलाकर 2 घंटा दीजिए, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप निश्चित है 25+ आप हिंदी और संस्कृत में बिल्कुल आपको मिलने हैं। क्योंकि यह बहुत ही आसान रूप है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता इन दोनों विषयों पर पड़ती है। तो आइए इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि व्याकरण की जो परंपरा है, यानी अगर बात की जाए कि व्याकरण की परंपरा जो मानी गई है वह 2 प्रकार की मानी गई है। यानी संस्कृत की जो व्याकरण आज के समय में आप पढ़ रहे हो, इसकी जो परंपरा आपकी मानी गई है वह कितने प्रकार की मानी गई है? 2 प्रकार की परंपरा आपकी मानी गई है। पहली परंपरा जो आपकी मानी जाती है वह है आपकी बृहस्पति परंपरा। तो ये देखिएगा, जो परंपराएं आपकी बनती हैं या जो तथ्य सामने निकल कर आते हैं
तो वो जो तथ्य निकल के आते हैं वो विद्वानों के मतों के अनुसार आते हैं। यानी हर एक चीज़ में आज के समय में आप देखोगे, चाहे संस्कृत ले लो, चाहे हिंदी ले लो, या अन्य विषय भी आप लेते हो, तो हर एक विषय में जो आपका थोड़ा बहुत होता है वो क्या है, मतभेद है। यानी हर एक विषय में क्या है, मतभेद है। और जब आपके सामने ऐसे मतभेद होते हैं तो उन मतभेदों में कई बार आपको चीज़ें एक से दो रूप में देखने को मिल जाती हैं। यानी जो कुछ विद्वान होते हैं वो किसी और चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो कुछ विद्वान होते हैं वो किसी और चीज़ में ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी उनके जो मानने का क्रम होता है वो मानने का क्रम 2 या 3 भागों में आपका क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वही क्रम यहाँ भी है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि एक परंपरा जो होती है वह बृहस्पति परंपरा होती है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि एक परंपरा जो होती है वह क्या होती है, आपकी महेश्वरी परंपरा होती है। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि एक परंपरा जो है वो क्या है, बृहस्पति परंपरा है, और एक परंपरा जो आपकी मानी जाती है कौन सी, महेश्वरी परंपरा मानी जाती है। बृहस्पति परंपरा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ब्रह्मा जी ने, यानी यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण का निर्माण करके बृहस्पति को सबसे पहले सुनाया। बृहस्पति ने इंद्र को तथा इंद्र ने यम वायु रुद्र को सुनाया। देखिएगा यहाँ पर जो बात की गई है कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण का निर्माण करके बृहस्पति को सबसे पहले सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण का निर्माण करके बृहस्पति को सबसे पहले सुनाया। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो व्याकरण का निर्माण किया गया वह ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया, और ब्रह्मा जी ने व्याकरण का जो निर्माण करके सबसे पहले जो बृहस्पति थे, यानी जो बृहस्पति गुरु थे, उनको सबसे पहले सुनाया। और बृहस्पति ने जो इसके बाद सुनाया वह इंद्र को सुनाया। इंद्र ने जो सुनाया वो यम को, वायु को, रुद्र को सुनाया। यानी इंद्र ने इस कहानी को, जो व्याकरण को सुनाया, वो किसके सुनाया, यम को सुनाया, वायु को सुनाया और रुद्र को सुनाया। तो इस मत से प्रथम व्याकरण किसको माना जाता है, इंद्र को माना जाता है, तथा प्रथम प्रवक्ता जो कहा गया वो किसको कहा गया, वो बृहस्पति जी को माना जाता है। यानी इस तथ्य के अनुसार या इस मत के अनुसार जो प्रथम व्याकरण माना गया वो किसको माना गया, इंद्र को, तथा प्रथम प्रवक्ता जो माना गया वो किसको, बृहस्पति जी को माना जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो यही होते हैं कि बृहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरण जो माना जाता है वह किसको माना जाता है। तो आपको ये 2 शब्दों को याद रखने की आवश्यकता है कि बृहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम जो व्याकरण है वो किसको, इंद्र को माना जाता है, तथा जो प्रथम प्रवक्ता माना जाता है वो किसको माना जाता है, बृहस्पति जी को माना जाता है इस मत के अनुसार। दूसरी परंपरा जो आपकी यहाँ पर आपके सामने तथ्य निकल कर आए हैं वो आपकी है महेश्वरी परंपरा। महेश्वरी परंपरा अगर देखा जाएगा तो आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है, और इस परंपरा को मानने वाले विद्वानों को जो संख्या है वह आपकी सबसे अधिक संख्या है। यानी इस परंपरा को मानने वाले जो विद्वान हैं उन विद्वानों की जो संख्या है वह संख्या सबसे अधिक आपकी मानी जाती है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि भगवान शंकर को प्रथम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी भगवान शंकर को प्रथम व्याकरण माना जाता है, या कह लीजिए कि भगवान शंकर को ही प्रथम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त सबसे पहले हुआ था। यानी भगवान शंकर को ही सबसे पहले जो व्याकरण का ज्ञान था वो उन्हीं को प्राप्त हुआ था, तथा महेश्वर सूत्र के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हुआ। तथा जब भगवान शंकर ने यानी पाणिनि ने कठोर तपस्या की तो कठोर तपस्या के फल स्वरूप ही भगवान शंकर के 14 बार जब उन्होंने डमरू को बजाया तो 14 बार डमरू बजाने के पश्चात ही जो वहाँ पर 14 ध्वनियाँ आपकी निकल कर सामने आई, अयुंग, रिलक, एयोंग, एय, छैवरत, लड़, यमर्णम, झबई, घड़दस, जबगड़दस, खपचौ,
तो यानी ये जो आपके 14 हैं, ये 14 आपके क्या है, महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्रों के बारे में अगला एक पूरा आपका चैप्टर ही है, या कह लीजिए पूरा अध्याय ही है, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको जानना है कि जो महेश्वर सूत्रों की संख्या आपकी मानी जाती है या है, वो कितनी आपकी मानी जाती है, 14 मानी जाती है। तो माना गया ऐसा कि जब महर्षि पाणिनि ने कठिन तपस्या की, तो कठिन तपस्या के फलस्वरूप ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया, जिसको महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र के नाम से उसको लिखा, यानी जो उसको संज्ञा दिया गया, यानी जो कह लीजिए उसको नाम दिया गया, वह क्या नाम दिया गया, महेश्वर सूत्र के नाम से उसको जाना गया। और इसी से पाणिनि को जो प्राप्त हुआ वह ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी इसी महेश्वर सूत्र से ही पाणिनि को जो प्राप्ति हुई, किसकी हुई, ज्ञान की प्राप्ति आपकी मानी जाती है, हुआ। इस परंपरा के अनुसार पाणिनीय, यानी इस परंपरा के अनुसार कह लीजिए, या इस परंपरा को पाणिनि परंपरा भी कहते हैं, यानी इस परंपरा को जो नाम दिया गया वह पाणिनि परंपरा भी कहते हैं, क्योंकि जब पाणिनि को महेश्वर सूत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसके लिए इसको महेश्वरी परंपरा कह लीजिए, या पाणिनीय परंपरा कह लीजिए, या पाणिनि परंपरा कह लीजिए, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। इस परंपरा में प्रथम व्याकरण जो माना गया वो भगवान शंकर जी को माना गया, यानी इस परंपरा के अनुसार जो प्रथम व्याकरण माना गया वह किसको माना गया, भगवान शंकर को माना गया। यानी इस परंपरा में जो प्रथम व्याकरण माना गया, किसको माना गया, भगवान शंकर को माना गया। तथा प्रथम प्रवक्ता जो माना गया वह किसको माना गया, पाणिनि को माना गया। यानी इस परंपरा में जो प्रथम व्याकरण बने, कौन बने, भगवान शंकर। और यहाँ पर प्रथम व्याकरण जो महेश्वरी बृहस्पति परंपरा थी, यहाँ किसको माना गया था, इंद्र को माना गया था। इन दोनों में सिर्फ इस चीज़ को ही आपको दिमाग में रखना है कि बृहस्पति जो आपकी परंपरा है, बृहस्पति परंपरा में क्या है कि प्रथम व्याकरण इंद्र को और प्रथम प्रवक्ता कौन बने, बृहस्पति। लेकिन यहाँ पर जो आपकी महेश्वरी परंपरा है, या कह लीजिए आपकी पाणिनि परंपरा है, तो इन परंपराओं में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो प्रथम व्याकरण माना गया वो किसको माना गया, भगवान शंकर को माना गया। तथा इसके साथ ही साथ जो आपके प्रथम प्रवक्ता माने गए वो कौन माने गए, पाणिनि को माना जाता है। इस परंपरा को अधिक तार्किक माना जाता है, यानी ये आपकी जो परंपरा है, या कह लीजिए जो आपकी महेश्वरी परंपरा है, इस परंपरा को मानने वाले विद्वानों की जो संख्या है वह आपकी, इनको मानने वालों की संख्या में इनकी जो संख्या है वह संख्या आपकी क्या है, अधिक मानी जाती है। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है कि यह जो आपकी महेश्वरी परंपरा है, यह परंपरा आपकी अधिक तार्किक है। तथा व्याकरण, अब देखिएगा अगला क्रम इसी में मैंने जोड़ा है कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार 3 मुनि माने जाते हैं। अगर देखा जाएगा कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार कभी कभी आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे, यानी आपके पेपर में, चाहे आप यूपी टीईटी का पेपर देने जा रहे हो या सीटीईटी का पेपर देने जा रहे हो, कभी कभी आपसे सीधे प्रश्न करता है कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो मुनि होते हैं, मुनियों की संख्या कितनी होती है। तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो माना जाता है वह आपके 3 मुनि माने जाते हैं। यानी अगर बात की जाएगी व्याकरण शास्त्र के अनुसार, तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो मुनि आपके माने जाते हैं वह मुनि कितने प्रकार के आपके माने जाते हैं, 3 प्रकार के मुनि माने जाते हैं। पहले जो मुनि आपके माने गए हैं वह आपके महर्षि पाणिनि माने जाते हैं। यानी जो पहले मुनि आपके माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, महर्षि पाणिनि माने जाते हैं। दूसरे मुनि आपके जो माने जाते हैं महर्षि कात्यायन माने जाते हैं, जिनका एक नाम क्या है, वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनका जो एक नाम है वह नाम क्या है आपका, वररुचि के नाम से है। वररुचि मतलब यहाँ पर जो है कि ये जैसे एक घर का नाम होता है और आपका एक बाहरी नाम होता है, तो वैसे ही अगर आप मानना है तो आप मान लीजिए कि बाहरी नाम इनका जो था वो क्या था, महर्षि कात्यायन था, और इनका जो घरेलू नाम था वो क्या है आपका, वररुचि के नाम से नामा जाता है, नाम से यहाँ पर जाना जाता है।
तीसरे जो आपके माने जाते हैं वह आपके महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। यह महर्षि पतंजलि जो आपके हैं वो तीसरे मुनि आपके माने जाते हैं, यानी ये व्याकरण शास्त्र के जो मुनि हैं यही आपके त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। पहला है महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। तो ये 3 मुनि आपके व्याकरण शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ मुनियों में से एक माने जाते हैं। तो ये जो परंपरा आपने देखी, यह 2 प्रकार की परंपरा व्याकरण की निकल के आई। पहली थी बृहस्पति परंपरा और दूसरी आपकी थी महेश्वरी परंपरा। तो इन दोनों परंपराओं के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके अगले क्रम में, या कह लीजिए हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे महर्षि पाणिनि के बारे में कि महर्षि ऋषि का जन्म कैसे हुआ, इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, इन्होंने कितनी कठोर तपस्या की और क्या कारण थे कि इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे वह विस्तार से जानेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों एक बात, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियोज पसंद आ रहे हों, तो अपने आप दोस्तों के पास इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ ही हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।